हुए हैं। अभी हमारे पास नवंबर लास्ट दिसंबर में लगाई हुई सब्जियां, लौकी, सीताफल, वो काशी फल, सॉरी, करेला, तर आदि सब्जियां अभी हमारे पास जुकीनी ये शुरू हो चुकी हैं। और हम इसकी मार्केटिंग है गांव या शहर में अपने हाथों करते हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि मंडीकरण करने की बजाय हम मार्केट में मैं अपने हाथों से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और रेडी रेडी रेट पे निकल रहा है। जो मार्केट में रेडी वाले बेचते हैं उसी रेट पे मैं ऑर्गेनिक को बेचता हूँ, ताकि खाने वाले को भी महंगा न पड़े और उसके टेस्ट को देख के शायद समाज दोबारा मुड़ के उस तरफ आए। स्टार्टिंग दौर तो हर कोई बोलता है कि इस चीज को हम आज तो यूज कर लेंगे, कल कहां से मिलेगा। 2 बार 3 बार जिसके घर पे भी ये सब्जी गई है, उसके बाद उनके दिल में ये आया कि हाँ, क्यों ना हम भी ऐसा थोड़ा थोड़ा अपना जीवन यापन करने के लिए कर सकें। ये एक मुहिम है, ये एक अलग जगाने की कोशिश हम करते हैं कि मार्केट में जो रेडी रेट पे निकल खाने वाला खुश है और हमारा भी ठीक रह जाता है। अगर हम ऑर्गेनिक करेंगे और हाथों हाथ हमारे को डबल या ट्रिपल दाम मिलने शुरू हो जाए, ऐसा करने से मार्केट भी पीछे हटेगी और हमारा भी नुकसान होगा, क्योंकि हमारा माल नहीं बिकेगा। हमारा माल तभी बिकेगा उसका एक मैनुअल रेट रखेंगे हाईएस्ट रेट की बजाय। तो कोशिश यही है। अभी हमने आर्या छोला निकाला है, आर्या चना उखाड़ के और सीधा मार्केट में निकाला है। ठीक निकला हमारा, लगभग 70-80 हजार रुपए का मैं निकाल के आया हूँ। आज चना खत्म हो चुका है क्योंकि पक गया। उसके बाद मार्केट पूछती है चना कब आएगा। तो कहने का भाव ये है कि लोगों को उस चीज का टेस्ट मालूम हुआ तो वो दोबारा उस चीज की तरफ आ रहे हैं, डिमांड करते हैं। तो धीरे धीरे वो चीजें, एक यहाँ मैंने देखा है कि सबसे मोटी कमजोरी हर बंदे के पास 8 से 10 15 डंगर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, लेकिन लस्सी कोई तैयार नहीं करता। दूध निकाला, वेरका को दिया। उन घरों में अगर दही की जरूरत है तो वेरका की आएगी, लस्सी की जरूरत है तो वेरका की आएगी, मक्खन की जरूरत है तो वेरका का आएगा। ये सबसे मोटी कमजोरी है हमारे किसान की। यहाँ हमने अपना साहिवाल गाय रख रखी हैं, छोटे बड़े नग करके हमारे पास लगभग 50 से 55 है। और हम घी पे काम करते हैं, उस दूध को बेचने के बजाय घी पे काम करते हैं। तो घी पे काम करते हैं तो हमारे पास लस्सी होगी। अभी लगभग हर रोज में 70 से 80 लीटर लस्सी निकाल के आता हूँ मार्केट में, और उन्हीं घरों में जाती है जिन घरों में गाय या भैंस है, उनका खुद का दूध है। दुख की बात यह है कि इतना कुछ होते हुए भी हम वो काम नहीं कर रहे और वो लस्सी बिकती है। हम इतने निठल्ले हो चुके हैं, नहीं तो हम अपना अपना प्रबंध कर सकते हैं।
यहाँ लोगों के पास 2-5 जमीन हर एक किसान के पास है, लेकिन इनके पास देखने में यह आया है कि यहाँ पे खुद का गेहूं घर पे खाने के लिए नहीं है। जैसे अभी फसल आएगी, गेहूं निकलेगा, उसके बाद वो गेहूं ये केवाड़े के पास छोड़ के आएंगे। जो साल की लागत है 5 क्विंटल 7 क्विंटल, वो गेहूं ये चक्की वाले के पास छोड़ते हैं, उससे आटा लेंगे। चक्की वाला क्या करता है कि इतने गेहूं को स्टॉक नहीं कर सकता, वो उस गेहूं को बेच देता है, और जो डिपो के अंदर आता है राशन वाले के पास, वो राशन वाला गेहूं लेके चक्की वाले को बेचते हैं, और चक्की वाला उस गेहूं को पीस के आटा बना के उन लोगों को देता है जिन्होंने गेहूं आ रखा हुआ है। तो सबसे मोटा है कि किसान कहाँ फंसेगा हुए उसी जगह पे। नहीं तो लगभग एरिया में जिसके खाने के लिए जितनी गेहूं की डिमांड है, वो उतना गेहूं अपने घर पे स्टॉक करते हैं। लेकिन इन लोगों की थ्योरी चेंज हो चुकी है कि नहीं, घर पे रखेंगे तो सुसरी लगेगी, गेहूं खराब होगा, तो चक्की वाले के पास छोड़ देते। कहने का भाव ये है कि भाई मरने के ऊपर उतारू हैं, जीने के लिए कोई नहीं तैयार, फिर भी उस जगह पे बैठे हैं, अपना कर रहे कारोबार और बढ़ा रहे हैं उस चीज को। कोशिश यही है कि भाई किसान वापिस मुड़ के आए उसी तरफ, तभी प्रकृति जिंदा रहेगी, तभी समाज जिंदा रहेगा, तभी हम जिंदा रहेंगे, और रसायनों से पीछा छूटेगा, तभी वातावरण जिंदा रहेगा। तो ये काफी चीजें हमने देखी हैं, और मैं तो यही बोलूंगा कि किसान साथी अपना सामान खुद तैयार करे, खुद अपने हाथों बेचे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम पैदा करेंगे, दूसरा हमारे सामान को बेचेगा, तो हमारे को नुकसान, अगले को फायदा होगा। ये चीज दिखाई देती है। कई बार किसान क्या करता है, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, मैं ये चीजें थोड़े बेचूंगा, तो हम मार खाएंगे, मार्केट हमारा नाजायज फायदा उठाएगी। मेरा तो कहने का भाव यही है कि आप ज्यादा न करके थोड़े थोड़े पद्धर पे अपना सब्जी कीजिए, ऑर्गेनिक में नाज तेल दाल लगभग चीजें अपनी अपनी पैदा कीजिए, उसको अपने हाथों मार्केटिंग कीजिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारे को आगे बढ़ने का एक शुभ अवसर मिलेगा। न कि हमने पैदा किया और अगला हमारे सामान को बेचे, उसमें हमारे को कुछ नहीं आने वाला। रही बात मंडी, मंडी के अंदर कुछ भी नहीं है। मार्केट में उस चीज का रेट 40 रुपए है, मंडी उसको 6 या 8 रुपए में ले रही है, 10 रुपए में ले रही है, और आड़ती उसको ये बोलेगा इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, इसका तो साइज ओवर हो गया, कुछ न कुछ बहाना बनाएगा। तो वो 6 से लेकर 10 रुपए अच्छे या वो 40 रुपए अच्छे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं भाई कौन से में अपने को क्या बचत हुई। ऐसा न करके अपना खुद का ही सिस्टम अगर हम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे।
रही बात ऑर्गेनिक खेती जो साथी नए जुड़ना चाहते हैं या अभी नए जुड़े हैं, उनके लिए अभी एक थोड़ा सा टाइम भी है आज, और उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि जो साथी नए जुड़े हैं या अभी जुड़ने की कोशिश में हैं, वो अभी कणक की कटाई के बाद पानी का अगर अपने पास कुछ स्रोत है तो हरी खाद लगा दीजिए। 2-3 पानी लगेंगे, अगली फसल से पहले अपने खेत को हम तैयार कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि किसान गेहूं निकाला, क्योंकि आजकल एक नई बीमारी घुस चुकी है, हम हाथ की कटाई की बजाय कंबाइन से गेहूं निकलवाते हैं, उसके बाद खेत में आग लगाते हैं। वो सबसे मोटी कमजोरी हमारी। आप ऐसा करने की बजाय उस खेत में, अगर अपने को भूसे की जरूरत नहीं है, 3 तेल, 3 दाल और 3 अनाज के बीज जैसे ही हमने गेहूं को निकाला, उसके बाद उसके अंदर छिट्टा दे दो। 3 तेल, 3 दाल, 3 अनाज के बीज डाल के उगाएंगे। उगने के बाद जो अपने खेत के अंदर गेहूं का भूसा पड़ा है, वो उसको मल्चिंग की व्यवस्था करके, छांव करके जल्दी ही तैयार कर देगा। जैसे ही वो अंकुरित होके बाहर निकलेंगे, जो हमारे खेत के अंदर भूसा पड़ा है, में गड़ाने के तरीके सही रहेंगे, क्योंकि वो जो हरी खाद बोएंगे, वो और वो गेहूं का भूसा दोनों आपस में मिलके अपने खेत को एक अच्छी न्यूट्रिशन, आग लगाने से बच जाएंगे। क्योंकि आग लगाने से बैक्टीरिया जलते हैं, खेत में नुकसान होता है। उसके बाद में हम बोलते हैं कि इस खेत में पैदावारी नहीं हुई। उसका कारण यही है कि जो बैक्टीरिया हैं वो तो हमने जला दिए। कहने का भाव ये है, जो खेत खाली है, इसमें हमारे को भूसे की जरूरत नहीं है, खाली कणक की जो गेहूं की जरूरत है। निकालने के बाद उसमें आप हरी खाद दे दीजिए, आग लगाने से बच जाएंगे और उस खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। ये चीजें हम करते रहेंगे तो ऑर्गेनिक खेती में ज्यादा हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ हमारे गोबर की खाद हो जाएगी, कुछ हरा खाद हो जाएगा, खेत अपने आप तैयार है। काफी किसान साथियों का यही रहता है कि ऑर्गेनिक खेती में पैदावारी कम है, तो हम उस खेत को तैयार नहीं रहते, जो जैसा है उसी के अंदर डाल, तो फिर उस खेती में मार आएगी। ऑर्गेनिक से फिर पीछे हटेंगे। तो ये चीजें हम धीरे धीरे कर सकते हैं। अभी कोई किसान साथी का सवाल जवाब हो तो वो आप कर सकते हैं सर, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आज 2 दिन से तबीयत है, टाइम दे पाऊंगा। जी जाट ओम साहब, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न करें आदरणीय जाट साहब से। आदरणीय अनिल राय साहब, आप प्रश्न करें। जी ओ सज्जन को प्रणाम और जाट साहब को भी प्रणाम। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आप एक हरी खाद बताएं
तो उसमें सन अच्छा रहता है कि ढैंचा अच्छा रहता है? और इसी के साथ उसके साथ क्या, एक बार एक बनाया यहाँ से लखनऊ से थे, वो बोले 5-6 किस्म की फसलें एक बार लगा दीजिए तो उसकी हरी खाद बहुत अच्छी होती है। कि इसमें क्या राय है आपकी? ओम सर, सर मैंने आपको ये बताया कि 3 तेल, 3 दाल और 3 अनाज। क्षण अकेला काम नहीं करेगा, ढेंचा अकेला काम नहीं करेगा। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूँ, आज अगर आप खाना खा रहे हो तो उसमें आपको एक कटोरी थोड़ी दाल मिल जाए, थोड़ी सी चटनी मिल जाए, थोड़ा सा दही मिल जाए, थोड़ी सी सब्जी मिल जाए, थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, तो आप खाने में एक आनंद महसूस करेंगे। कहने का भाव यही है, 3 तेल, 3 दाल और 3 अनाज। तेल में तिल, सूरजमुखी, कपास, इन 3 चीज के बीज ले लीजिए। दाल मूंग, उसमें आप ढेंचा या अपना सनी भी ले सकते हैं, या ढेंचा सनी और मूंग ले सकते हैं, ये दाल में आ जाएंगे। अनाज बाजरा, ज्वार, मक्का, इस प्रकार आप करेंगे तो एक अच्छी न्यूट्रिशन खेत को मिल जाएगी। क्योंकि का हो गया, हर पौधा अपना अपना काम करेगा सर। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट ये रहेगा, बशर्ते कि आप एक अकेली चीज डाल। तेल में बहुत कौन सुंदर। कौन सी, तिल और तिल, कपास, सूरजमुखी या मूंगफली ले सकते हैं सर। जो जो एरिया के हिसाब से जो जो बीज अपने को मिल रहे हैं इस टाइम चीज वाले, वो आप ले लीजिए। तो सर इसका 1 एकड़ के लिए क्या कितना कितना डालना होगा अनाज, और ये सबका रेशियो क्या रहेगा? सर इसका जो है वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे तिल लेना है, 5 से आधा किलो ले लो, किसी का बढ़ा लो किसी का घटा लो। कपास है बिनोला, 2 से 5 किलो ले सकते हैं। बाजरा है, बाजरा की भी थोड़ा सा कम रखना। ज्वारी है, ज्वार वो आप 1 से 2 किलो रख लो। मकई है, 2 से 5 किलो रख लो। शनी है, वह आप 2 किलो के आसपास रख लो। ढेंचा है, 102 किलो रख लो। तो ऐसा करके आप अपना खुद का रेशो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आदरणीय। और किसी का हैंड रेज हो तो कृपया अपनी बात आदरणीय जाट जी से पूछ सकते हैं। जाट साहब, एक प्रश्न ये था कि जैसे आप पंजाब में काम करने, पंजाब के लोगों को मोटिवेट करने जाते हैं, उन लोगों को इस ओर आकर्षित करते हैं, तो क्या उन लोगों का मतलब, जब हम इस चीज के लिए जाते हैं प्राकृतिक खेती के लिए, तो शुरू में क्या इनका भाव होता है, किस तरह से वो आपको देखते हैं? ओम सर, सर जीना हर कोई चाहता है, आजादी सबको चाहिए। भगत सिंह पड़ोसी के पैदा हो, ये हकीकत है। और ये पंजाब में नहीं है, हर जगह ही है। आजादी हम सबको चाहिए, लेकिन भगत सिंह पड़ोसी का पैदा हो। कहने का भाव ये है कि करने की चेष्टा कोई नहीं करता, चीज सबको बढ़िया चाहिए। धीरे धीरे कर रहे हैं कोशिश। अभी यहाँ कोई हम अपने तौर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अभी एक ही ग्रुप आया है, अभी 3 मार्च को आके गया है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट का है कोई अपना चंडीगढ़ में,
वहां आया हुआ था एक केरला का ग्रुप, 35 आदमी थे। तो यहाँ हम इसको एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी डेवलप कर रहे हैं। कोई भी आइए ट्रेनिंग लेके जाइए। तो वो 35 आदमी का ग्रुप आया था, उसमें केरला का सरपंच, एक जिले से समिति मेंबर, ऐसे करके वो 35 आदमी थे। एक दिन की ट्रेनिंग करके गए थे। तो कहने का भाव यही है कि भाई कर रहे हैं कोशिश, जागे हुए को जगा रहे हैं, सोए हुए को जगाना मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। उसका आवाज लगाएंगे, उसका हाथ पैर हिला देंगे तो उठ जाएगा वो। जगे हुए को अगर जगाएंगे तो उसको झिझोड़ना पड़ेगा। वही चीज हमारे साथ भी है मार्केट में। ओम सर। जी आदरणीय, ये जो लोग जागे हुए लोग हैं, ये फिर ये बोलते होंगे कि हम लेबर कहाँ से लाएंगे, हम कैसे आदमी को मैनेज करेंगे, कई तरह की चीजें आपको बताते होंगे। क्योंकि जब हम लोगों को जगाने जाते हैं जागे हुए को, तो ये अपने मतलब आपको भी उल्टा करने की कोशिश करते होंगे। तो उसमें आपको क्या अनुभव है आपके इस बारे में? क्योंकि जब भी हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो वो कई बार आपको भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपके अनुभव कैसे हैं इस बारे में? सर सर फाइनल बात यही है। हर किसी को उदाहरण ये देने के बाद बोले हाँ हमारे को करना पड़ेगा। भगत सिंह पड़ोसी के पैदा हो तो उस चीज को वो मानते हैं। हाँ, हम निठल्ले हो चुके हैं और ये हकीकत है। हम काम करना बंद कर गए, हमारा खुद का नेचर ऐसा हो गया कि लेबर ही काम करे, लेबर ही सब कुछ करके दे और सारा पैसा हमारे को बचे। तो ये चीजें लोगों के दिमाग में आ रही हैं, भाई हम निठल्ले हो चुके हैं, हमें खुद करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वो चीजें बिल्कुल हाँ यस करवा के हम आ रहे हैं लोगों से। अब हाँ आप इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते? बोले बिल्कुल मानते हैं, कर रहे हैं कोशिश, देखते हैं। ओम सर। जी बहुत सुंदर आदरणीय। अब मैं आदरणीय पवन कुमार सर अगर जुड़े हों तो आपसे आग्रह है कि आप अपनी बात रखें। आदरणीय पवन कुमार सर। शायद सर नहीं जुड़े हैं। नहीं, जुड़ गया हूँ। जी 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 सर। धन्यवाद। जी साथ धन्यवाद रोशन लाल जी। आज बहुत दिनों के बाद सुमेर सिंह जी का इस मंच पर आगमन हुआ है, उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन कि वो अपना कार्य निरंतर करते जा रहे हैं, निरंतर उनके नए अनुभव आते जा रहे हैं। और जो आज आज उन्होंने अंत में बातचीत कही है कि हमारा किसान जो है बहुत जगह पर, विशेषकर ऐसी जगह पर जहाँ की हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा है और कुछ ही फसल वो ले पाते हैं या लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ उनके जो कार्य की जो अवधि है, उनका जो कार्य है, गेहूं में उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले बातचीत हो रही थी कि किसान केवल 15 घंटे काम कर रहा है गेहूं की फसल में लेने के लिए। तो मैंने इस बारे में वैज्ञानिकों से बातचीत की पुष्टि करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, 15 नहीं, 25 घंटे से 30 घंटे तो कर ही पा रहा है। मेरा ये प्रश्न है बावला जाट जी से कि ये जो कैलकुलेशन हुई, इसमें कितनी आपके हिसाब से सच्चाई है? और अगर वही कार्य एक पूर्ण रूप से जैविक किसान करता है तो उसके कितने घंटे लगेंगे अलग अलग फसलों में? मैंने खाली गेहूं का उदाहरण दिया, जो कि इसी मंच पर हमारे एक साथी आए थे, उन्होंने अपनी बात कही थी, शायद वो पंजाब से ही थे या हरियाणा से थे। तो ऐसा जब हम देखते हैं और कार्यों को देखते हैं तो ये पता लगता है कि जो श्रम पहले इस्तेमाल जो होता था, अब उसमें मशीनीकरण की वजह से और कई कई अन्य चीज़ों की वजह से एक सिंगल फसल लेने में इतना ही समय लग पा रहा है। तो सवाल ये है कि बाकी समय पर लोग क्या कर रहे हैं?
और क्या उनके मन में आ रही है, उनकी मनोस्थिति कैसी है, और उनका प्रकृति के प्रति क्या कोई दर्शन रहा रहा भी है या नहीं रहा है। और इसको अगर हम चैलेंज माने कि ये स्थिति हकीकत में इतनी है, इसके आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ऐसे कृषकों के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती में करने के लिए उनको किस प्रकार से मोटिवेट हो सकते हैं, हो पा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या ज़्यादातर वही स्थिति बनी हुई है। इसमें आपके अनुभव क्या है, क्योंकि आप ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत सारे लोग ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित हैं। शायद उसमें से कुछ परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन अगर परिवर्तन हो भी रहा है तो कितना बड़े परिवर्तन है। तो एक तो प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो जैविक खेती की अवधारणा लेकर के हम बातचीत करते आ रहे हैं कई समय से, उसमें से कल का जो हमारा सत्र हुआ था उस पर जीवामृत के ऊपर चर्चा हुई थी। और एक वैज्ञानिक जो थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि जीवामृत बनाने के लिए ये कतई आवश्यक नहीं है कि हम गोबर का और गौमूत्र का इस्तेमाल करें। वो उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जैसा कि अभी तक के हम सुनते आ रहे थे। तो इस विषय पर भी आपके जो अनुभव है वो या आपके विचार हैं वो कृपया आप साझा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, जी सुमेर सिंह जी। ओम सर ओम। मैं आपका कर्जदार हूँ, रहूंगा। आपने इस मंच के माध्यम से टाइम दिया, देते रहे हैं और देते रहेंगे। मैं पुनः एक बार फिर इस मंच के माध्यम से आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद बोलूंगा। और रही बात काम करने की, हमारा किसान बोलता तो है हटके खेती कर रहे हैं, लेकिन उस हटके खेती करने की बजाय उस बर्बादी की खेती की तरफ लगा हुआ है। हमारे बुजुर्गों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे बुजुर्गों के पास पैसा नहीं था, वो तजुर्बे के सहारे जिया करते। और मेरा मानना ये है कि हमें दोबारा मुड़ के उसी तरफ आना पड़ेगा। मशीनी कटाई की बजाय खुद हाथ से कटाई करनी पड़ेगी। एक सिस्टम मैंने देखा है, काफी किसान सोनीपत और पानीपत एरिया के हैं जो कि 1 एकड़ के अंदर 3 या 4 गेहूं के को पानी पूरे खेत में नहीं। उसके बाद आपकी आवाज फिर से वो हो रही है भाई साहब, जाट साहब। अभी ठीक आ रही थी, अब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ आवाज में। सर बीज अंकुरित की आपकी आवाज थोड़ी फिर से कट रही है क्योंकि जाट गर्मी का साहब। समय आ लिया लेती है। जी, जी सर। आपकी आवाज फिर से कट रही है, थोड़ा सा देखिए एक बार नेटवर्क का। अभी 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 हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, जी बोलिए। तो जैसे ही गेहूं के अंदर वो लाइन लगा दिया सब्जी का, एक साथ वो 2 फसल ले रहे, फसल लिए। हमारे बुजुर्ग भी ऐसा ही किया करते थे। अभी रही बात काम करने की, काम करने को कोई उतारू नहीं है। रही बात खरपतवार की, खरपतवार की कोई समस्या नहीं है। ये चीजें हमने काफी देखी हैं, क्योंकि किसान के पास वो चीजें बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है।
अगर थोड़ी मेहनत करके उस चीज को इकट्ठा कर ले तो दान का पुआल है। आग लगाने के बजाय, दूसरे को उठवाने के बजाय उसको उठा के करे। जो भी फसल लगानी है वो उसको मल्चिंग के तौर पे यूज कर सकता है। काम काम पहले जो बुजुर्ग किया करते थे उस तरीके से काम कोई नहीं कर रहा है, बिल्कुल उसका स्तर घटता आ रहा है। एक बार पानी लगाया, पड़ोसी ने अगर उसके अंदर यूरिया डाली है तो वो उससे पहले डाल के आएगा। इतनी तो जल्दबाजी करता है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। दोबारा वो खेत में काम करने के बजाय नहीं, वो खाली देखने के लिए जाता है कि तेरे खेत में पानी की जरूरत है तो पानी खोल दिया, नहीं तो अपने घर पे। निठल्ला ज्यादा हो चुका है, काम करने की क्षमता बहुत कम हो रही है। तो मेरा कहने का भाव ये था कि उसके अंदर अगर आप 1 एकड़ के 4 खेड़ियां निकाल दी, खेड़ी के अंदर पानी छोड़ा, बीज लगा दिया, जैसे हमने अभी लोटनल के नीचे सब्जियां तैयार की हैं, उसमें अपने को फसल भी मिलेगी, सब्जियां भी मिलेंगी। इस तरीके से करना मेहनत पड़ेगा सर, थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। मल्चिंग करके उसके अंदर कोई खेती ले सकते हैं। ये स्तर आजकल डाउन होता जा रहा है, खेत में जाने को कोई तैयार नहीं है। वही उदाहरण फिर आएगा कि सबको चाहिए भगत सिंह पड़ोसी के पैर को। हर निकला हो गया सर, और गेहूं के ऊपर नहीं, किसी को मेहनत इतना नहीं करना चाहता। यही काम हम सरसों के अंदर भी, सर्दी से बचाव होगा भी, फसल ही अपने को तैयार मिलेगी सर। धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद जाट जी, और सर को भी धन्यवाद। जैसा सर ने कहा था कि ये जो खेती में जो समय है, ये निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारे किसान भाइयों का कम होते जा रहा है। जो पहले राष्ट्रीय औसत था हमारा करीब 67 दिन 68 दिन था, कि एक साल में हमारा किसान 60 से 70 दिन के बीच काम करता है, वो अब घटते जा रहा है। सब मशीनीकरण पर जा रहा है, और खेतों में सिर्फ मोनोक्रॉपिंग हो रही है। एक फसल बो और उसके बाद सिर्फ देखने जाओ, जैसा आपने बताया। तो निश्चित रूप से ये स्थिति भयावह है, और इसके लिए कुछ हद तक हमारी सरकारें भी जिम्मेदार है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप थोड़ा सा इसमें भी बताएंगे कि क्या कोई इसके उपाय हो सकते हैं? क्या क्या आप सोचते हैं कि किस तरह से लोग खेती में ज्यादा समय दें, खेत पर ज्यादा खड़े रहें, ज्यादा देर वो करें? क्या कोई ऐसे तौर तरीके हो सकते हैं जिससे हमारे किसान भाई वहां पर उसका, क्योंकि कोई ऐसी आर्थिक गतिविधि, पैसा हर आदमी को मोड़ता है, तो क्या कोई ऐसा विचार आपके दिमाग में है जो लोगों को वहां ज्यादा देर रुकने के लिए प्रेरित कर सकता है? 1 घंटे 2 घंटे प्रतिदिन वो कुछ काम करने के लिए, वैसा रुकने के लिए नहीं, कुछ वो शारीरिक श्रम करे, ऐसा आप सोचते हैं? जी जाट साहब, आवाज आ रही मेरी? आपका बंद है माइक। ओम सर जी। आपका माइक बंद हो गया। ये मैं पूछना चाह रहा था, क्या कोई ऐसा, मतलब खेत में ज्यादा समय हमारे किसान भाई रह सके, तो उसके लिए कोई ऐसी प्लानिंग भी है क्या आपके पास, कि जिसमें हमारे किसान भाई उसमें ज्यादा समय तक खेत में कार्य कर सकें? इस पर कुछ अगर मार्गदर्शन हो तो कृपया प्रदान करें। जी ओम।
शायद उनकी आवाज आदरणीय मतलब शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो अभी जी आदरणीय दादू, आप बात आदरणीय पवन सर जी ने जो प्रश्न उठाया था कि जो हम जीवामृत की पर बहुत चर्चा हमने अपने इसमें की है, और उस पर यदि हम देखेंगे तो कई तरह के जीवामृत बनाने की बात हुई है। वैभव जी ने कहा हमने 18 तरह के जीवामृत बनाए, और फिर उनमें से कोई 4 तरह के जीवामृत से ज़्यादा लाभ हुआ। आदरणीय अलग अलग विद्वान जो हमारे सदन में आए हैं, उन सब ने भी अलग अलग, किसी ने जो है फलों के पे बात की है, तो किसी ने गोमय पे बात की है। इस तरह से बहुत चर्चा हुई है। मेरा निवेदन ये है कि हमारे जो योगाहारी सदस्य है, ये अपने इस संबंध में इनके क्या विचार आ रहे हैं। इनने कल भी बात सुनी है और लोगों की भी बात सुन रहे हैं, तो इनका क्या विचार है आपस में, ये इस पर भी यदि कुछ थोड़ी सी चर्चा होती तो बढ़िया रहता। आदरणीय वर्मा जी का हैंड रेस था, तो मैं उन्हें ही बुलाता हूँ। जी ओम। सदन को कोटि कोटि आदरणीय प्रणाम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। चर्चाएं बहुत अच्छी चल रही है और सभी का जो अनुभव है वो एक मंथन का जैसा है। उसमें से जो चीजें किसान को अच्छी लगती हैं उनको अडॉप्ट करे और बोझ करके खेती ना करे। बोझ बना के खेती को एक जैसे मैदान होता है वैसा उसको चैलेंजेस को मानकर खेती को करे। दूसरा, जो सर बोल रहे हैं कि कम खेतों में जाना हो रहा है, मुझे हमारे आसपास का क्षेत्र सर 3 क्रॉप यहाँ पे लगाई जा रही है। मैंने नहीं देखा कि कोई किसान खाली है। यहाँ पे निरंतर गेहूं की अभी गाही हुई है और सभी लोग अभी भूसा बनाने में लगे हुए हैं और तकरीबन 8,000 रुपए एकड़ का भूसा प्रति किसान बनाता है यहाँ पे। और वो 8,000 तो वो 8,000 रुपए जो है किसान यहाँ पे कमा रहा है। हमारे यहाँ जो है लगभग 1,000 हेक्टेयर का भूसा बन गया है और सभी लोगों ने यहाँ पे 5 रुपए किलो में गवर्नमेंट रेट खुला है। कुछ बाहर के व्यापारी आए थे तो हमने उनको मना करवाया कि भाई यहाँ स्थानीय किसानों को मौका मिलना चाहिए, और उसमें सफल भी हुए हम लोग। और वो भूसा भी सरकार अपने डेयरी के माध्यम से ले रही है। और यहाँ पे जो इनकम है 8,000 रुपए एकड़ की भूसे में, वो अभी बहुत सारी जगह नहीं आ पाई है और बहुत सारी जगह अभी मशीनों की कमी है। अगर हिस्टार पे शासन ध्यान देवे तो इसमें दूसरे अनुदान कम करके जो जरूरी है। आज सांस के लिए हर आदमी को आगे चल के प्रॉब्लम आने वाली है। हवाओं में इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं या तो वो जानते नहीं है या जानबूझ के ऐसा करते हैं। 2 चीजें हैं। या उनको ये नहीं मालूम कि ये प्रदूषण को अपन कैसे रोकें। दिल्ली की बड़ी बड़ी लपटें दिखा सकते हैं लेकिन उसका हल नहीं देते वो कभी। अरे आपके पास इतनी चीजें हैं, स्टार रिपर है, बहुत सारी ऐसी सिस्टम आ गए हैं जो मिनटों में खेत से जो भी पराली है उसको हटा सकते हैं। और उस पराली के इतने सारे उपयोग हैं कि आप कह नहीं सकते। आप पैलेट्स बना लो, आप उसको एकत्रित करके भूसे के रूप में उपयोग कर लो, आप बोर्ड बना लो। इतनी सारी चीजें आ रही हैं तो उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए किसानों को। अब दूसरा ये दादू का जो क्वेश्चन था कि बहुत सारे जैसे जीव अमृत बना रहे हैं अपन, तो मैंने देखा कि जीव अमृत में मैंने भी एक पवन सर ने हम लोगों को बाहर विदेश का एक मौका दिया था, तो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था। तो हम लोग गुड़ की जगह गन्ने का उपयोग करते हैं और गन्ने का बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। गन्ने का हमने देखा कि किसान अधिकतर गुड़ उतना डाल नहीं पाता। 1-2 बार तो डाल लेता है किसान, लेकिन कुछ समय बाद जब 5 किलो 2 किलो गुड़ डालने का नंबर आता है
तो किसान फिर पीछे हटने लगता है कि यार ये इतना गुड़ डल रहा है इसमें, उसको कहीं चुभने लगता है वो। और उसकी जगह अगर गन्ना का उपयोग करो, गन्ने का हमने देखा कि हम लोगों ने गोअमृतम लेके आए थे और उसमें हम लोगों ने गोअमृतम में बहुत अच्छा हम लोग गन्ने का उपयोग कर रहे हैं और बढ़िया सफल रिजल्ट है। लेकिन सब चीजों के रिजल्ट अच्छे हैं, पर हमें नाइट्रोजन का जो है एक सबसे बड़ा इशू, यूरिया का विकल्प वो नहीं मिल पा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक सदन में काफी लोग आए और सब अच्छा बता दे, लेकिन पूर्णतः जो एक कहना चाहिए कि कि भाई हमारा नाइट्रोजन का ये हल हो गया, तो वो नहीं आ पाता। और दूसरा जैविक के ऊपर मेरा ये है, जैसे बावला जाट जी इतने बड़े प्रतिष्ठित हैं और उन्होंने इतने सारे गांवों को परिवर्तन किया। मैं तो कहता हूं कि सरकारी जो जैसे केवीके के अधिकारी हैं, एक एक गांव को गोद ले ले में और उसको पूरे जैविक बनाने का और विधिवत खेती करने का क्षेत्र लेना चाहिए। उस गांव का उनको एडमिन बना देना चाहिए, भैया इस गांव में जो एडमिन है, और वो जो वहां पे सब्सिडी के रूप में जो मशीनें जरूरत है वो पावर उनको ही दे देना चाहिए केवीके को, कि भैया अधिकारी रिकमेंड करेगा भूसे की मशीन पे, अगर एक केवीके के अधिकारी ने रिकमेंड कर दिया तो वो मिलना चाहिए। बहुत समय हो गया डीडीए एडीए के विभाग में ये अनुदान चलता, इसका स्वरूप बदलना चाहिए, अब इसको केवीके में ले जाना चाहिए। अरे भारत वर्ष का अनुदान अगर केवीके में ले जा लेवे तो मेरे ख्याल ज्यादा एग्रीकल्चर की प्रोग्रेस होगी और सही हाथों में सब्सिडी और सही दिशा में कार्य हो सकेगा, ऐसा लगता है मुझे। और केवीके की संख्याएं और बढ़ाना चाहिए, जो जिले में 1 है वहां 2 से 3 केवीके अगर जिले के अंदर रहे। मैंने जैसे बनखेड़ी का केवीके देखा, बहुत काम करता है, वहां के लोगों का काम करने का ढंग और इतना ज्यादा, मतलब आप देखिए मिट्टी परीक्षण की लैब, हर चीज है उनके पास और हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर आज आप फोन लगा दोगे सर कल हमारे खेत में ये है, तो कल उनकी जीप आके खड़ी हो जाएगी। इतना मतलब इतना काम वाले, तो इनको अनुदान काम ये कर रहे हैं, अनुदान ऐसे अधिकारी दे रहे हैं जो मशीनों के विषय में जानते ही नहीं। अब डीडीए एग्रीकल्चर क्या जानता है मशीनों के विषय, उसे क्या मालूम कि क्या चीज उपयोगी है क्या नहीं है। उसका जो अनुदान स्वरूप है वो केवीके को देना चाहिए और केवीके अपने किसानों को चुने और उनको अनुदान देवे। ये परंपरा कुछ चेंज करनी चाहिए। बहुत समय से ये सिस्टम हो गया कि भाई डीडीए की फाइल पास हो रही है, माननीय कलेक्टर महोदय को जा रही है, कलेक्टर महोदय एग्रीकल्चर जानता ही नहीं, उसका ना ही सब्जेक्ट है ना ही वो पढ़ा है, उसको ये तक नहीं मालूम कि आलू जमीन में लगता है कि ऊपर लगता है, उससे आप साइन करवा रहे हो। क्या है ये? आप केवीके को क्यों नहीं देते? आपको केवीपी के विश्वास नहीं है? क्या चीज नहीं है? जो चीज अनुदान जिसको देना चाहिए उसके हाथों में ही नहीं है। अनुदान ऐसे हाथों में है जो जानता ही नहीं है। दूध का मंत्री ऐसा बना जो डेयरी जानता ही नहीं, आज तक गोबर ही नहीं फेंका। अरे बना दो ना भैया कि जो 1000 बार गोबर फेंकेगा वही मंत्री बनेगा, तो जो गोबर घर में लीपेगा वही बनेगा। तो आप ऐसा क्यों नहीं होता अपने यहाँ? ऐसे आदमी आते हैं। अभी मानिए हम लोग पीएस साहब से मिले भोपाल में, तो पीएस साहब जानते ही नहीं कौन सी गाय क्या होती, कितना दूध देती, क्या बीमारियां होती। अरे तुम डेयरी के पीएस हो, तुम्हें यही नहीं मालूम कि क्या बीमारियां हैं, क्या चल रहा है उसके अंदर। तो पर्टिकुलर जहाँ पे जो चीजें होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं बड़े बड़े मंचों के माध्यम से बदलना चाहिए। और जैसे अभी हमारे यहाँ पे डेयरी में बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन उनको सही तरीके से शासन पैसा दे रहा है, उसका पैसा भी उपयोग हो रहा है, लेकिन सही हाथों में। अब हमारे यहाँ का जो केसला में 100 गाय की एक गौशाला है, पता चला फलाने मंत्री के फलाने रिश्तेदार है उनके पास। अरे तो ऐसा क्यों? क्या है कारण? सही हाथों में क्यों नहीं है बागडोर हर चीज की? जी ओम प्रणाम, कुछ ज्यादा बोल गया, माफ करिएगा। बधाई हो, बधाई हो। बहुत सुंदर आदरणीय शरद भैया।
अब हैंड रेस है हमारे मेहरा जी का। आदरणीय मेहरा जी से अनुरोध है कि अपनी बात रखें। सर मैं बताऊँ क्या? पहले मुझे जाना है, प्रमोशन आया है तो मुझे जाना है जल्दी जिले जी के यहाँ। जी आप हाँ तो जी आप अपनी बात हाँ, रखें। मुझे एसटी से जाना है तो अ, एक कल्पना आई मेरे मन में कि आज एक वीडियो देखा मैंने। स्कूल के बारे में ही था वो, लेकिन वो एक सामाजिक समस्या है कि बच्चे बड़े बड़े स्टार लोग और अपने क्रिकेटर इनको देखकर अपने केसों की यानी हमारे बालों की बच्चे जो फैशन कर रहे हैं वो कितनी बुरी है और कितना उनका ध्यान उस पर गया है। इस समस्या पर वो एक किस्सा शिक्षक ने बनाया हुआ वीडियो है, तो इतना अच्छा है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों न हम, जैसा अभी अभी आदरणीय शरद भैया ने बताया कि पराली के अलग अलग निर्माण हो सकते हैं। जो पराली पर्यावरण के लिए धोखादायक होती है उसके अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। तो इसका जो वीडियो बनाया जाए तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कुछ मालूम ही नहीं है। हजार लोगों में एक एक टक्का भी लोग नहीं है कि जिनको ये, हम जो सेंद्रिय खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और ये बातें हम हर रोज कर रहे हैं, अमृत समान बातें हैं, वो लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए ये बॉम्ब बनकर वीडियो काम करेंगे इस मीडिया पर। जीवामृत कैसा बनाए, उसके सब फायदे आदि वीडियो में आएंगे तो लोगों का अज्ञान है वो दूर होगा और लोग वो बनाने में अ, बनाने की इच्छा है लोगों को, पर उनको अच्छी तरह का नॉलेज नहीं मिलता है। तो हमारे ग्रुप पर इतने बड़े बड़े विद्वान है, मास्टरी है, एमए पीएचडी हो हुई है उनकी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे वीडियो हर ग्रुप पर जाएंगे तो एक खेती में बहुत बड़ी क्रांति होगी। गाय के बारे में बहुत सुंदर वीडियो हो सकता है। अकेले आदरणीय शरद भैया, उनकी वाणी में इतना जोश है, इतनी ताकत है कि बहुत सारे वीडियो बनाकर हम सोशल मीडिया पर डालेंगे तो लोग एक सीरीज बनेगी और लोग उनका निश्चित ही मुझे लगता है कि उसका अनुकरण करेंगे, क्योंकि उनके मन में आस्था है। सब लोगों को लगता है मैं कैसी खेती करनी है, क्रांति होनी चाहिए, यानी ये सेंद्रिय खेती, विषय मुक्त कृषि होनी चाहिए। उनको ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन उसका अच्छा तरीका, उसका शास्त्र शुद्ध मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिलता है। ये व्यथा है समाज की। आदरणीय हमारे मार्गदर्शक पवन कुमार सर, आदरणीय मुनीलाल भैया, आदरणीय दादू जी, आदरणीय संतोष भैया, इतनी ताकत है उनकी। हमारे दिनेश भैया, एक दो दो वीडियो उनके वाणी से बनेंगे ना तो समाज में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। ये मेरे मन में आज आया और वो क्षमा कीजिए मैंने ज्यादा वक्त लिया है। कृषि में बहुत बड़ा बदलाव आने के लिए और लोगों के मन में इसके बारे में आस्था मन में आने के लिए ये कदम अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगा। आदरणीय हमारे रोशनलाल राउत जी ने बताया था कि क्या हो सकता है, तो मेरे मन में ये विचार आया और मैंने बोलने का साहस किया। ओम, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए। ओम प्रणाम। मैं छोटी हूँ। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर बहन जी, बहुत बहुत बढ़िया। विचार हमेशा अच्छे होते हैं और उनको क्रियान्वयन करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। कई सारी चीजें अगर ये विचारों को हम वहीं के वहीं दबा दें तो वो भी बात नहीं बनती। तो विचार हमेशा आने चाहिए और फिर उस पर प्रयास किए जाने चाहिए कि क्रियान्वयन हो। तो निश्चित रूप से आपके विचारों में शुद्धता है और हर व्यक्ति राष्ट्र के लिए सोचे और अपना अपना कुछ दे। उसमें क्या कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा प्रयास करें कि मैं भी थोड़ा सा कुछ इसमें कर सकता हूँ। जैसा टूटा फूटा बने उसके लिए प्रयास करें तो निश्चित रूप से सबरी के यहाँ भगवान आए थे तो हम भी राष्ट्र निर्माण में कुछ ना कुछ कार्य कर पाएंगे। मैं आदरणीय दिनेश जी सेहवाल से अनुरोध करता हूँ कि आप आए और अपनी बात रखें। जी, आदरणीय सादर धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है।
और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय सुमेर जी रहे। वो वास्तव में एक स्वयं में क्रांति हैं। सबसे पहले योगाहार में जब उनका कदम आया, तो वो उनका योगाहार में प्रवेश इस तरह से था कि जैविक शादी और उसका जो फैलाव रहा, उसका जो परिणाम रहा, वो चारों तरफ फैला और हमारे योगाहार ही सदस्यों ने ये कदम उठाए और ये बहुत अच्छी परंपरा आगे बढ़ाई। उसी तरह से आदरणीय सुमेर जी पंजाब क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कार्य उनके द्वारा हो रहा है और वही काफ़ी अच्छी चर्चा जो आगे बढ़ी है, उसमें से बहुत सारी बातें सामने आई हैं, जिसमें ये बात बड़ी अ अच्छी है कि जैसे आदरणीय दीदी जी ने कहा है कि कुछ वीडियो के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाए। हालाँकि वीडियोज़ वगैरह तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन ऐसे वीडियोज़ अगर बने जो इम्पैक्ट करे हमारे लोगों को, तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात आदरणीय वर्मा सर ने रखी है और ये मुझे लगता है कि एक इतनी सामयिक है कि इसका अनुसरण सरकार को करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व जिसमें कुछ बीसीस थे और कुछ केवी केस के न जो कानपुर क्षेत्र के केवी केस के लोग थे, उन्होंने अचानक बीच में मुझे कहीं पे जोड़ा, उनकी पहले से चल रही थी चर्चा। तो उनमें प्रासंगिकता ये भी आई कि भारत में इतने सारे कृषि विज्ञान के संस्थान हैं, केवी केस महत्वपूर्ण भाग है और देश भर में तो जहाँ भी जाता हूँ, सबसे पहले केवी केस में जाता हूँ क्योंकि केवी केस से मेरा पहले का नाता रहा है। तो बहुत सारे ऐसे केवीकेज हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल सर इतने चैतन्य हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि नित्य प्रति योगाहार से जुड़ते हैं और अपने किसानों के साथ जुड़ते हैं, नई-नई तकनीकों को सामने लाते हैं। साथ में जो पुरानी तकनीक है, आवश्यक तकनीक है, उनको लाते हैं। लेकिन हर कोई डॉक्टर रोशन लाल सर नहीं हो सकता है। हर कोई केवीके बनखड़ी नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। क्योंकि मैं साउथ में गया अगर नॉर्थ में गया, अपने क्षेत्र में जाता हूँ और पड़ोस में केवी केस हाँ, हरवरपुर में जाता हूँ, वहाँ पे कुछ जानने वाले लोग हैं। लेकिन वो बात मेरे ख़्याल से नहीं प्रेरित हो पा रहे हैं। लेकिन लोग प्रेरणा क्यों नहीं पा रहे हैं? बड़े-बड़े कैंपस हैं केवी केस के और बड़े-बड़े उनके पास सिस्टम भी हैं। लेकिन जब तक ये बात सही है, जब तक सरकार अपनी तीसरी आँख ना खोले। 2 आँख तो एक आँख वोटिंग सिस्टम का है, दूसरा आँख दूसरे कार्य का है। लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए, सदुपयोग किस तरह से सिस्टम का होना चाहिए, ये आदरणीय वर्मा जी ने रखा है। और तब बात ये आती है कि जब ऐसे क्योंकि नवेले अधिकारी होते हैं, अलग-अलग जो उनकी फ़ील्ड होती है एजुकेशन की, वहाँ से आए हुए अधिकारी होते हैं और ख़ासकर कृषि क्षेत्र में, पशुपालन क्षेत्र में उनका प्रवेश होता है, तो वो डीडीए तक, डायरेक्टर तक वो सीखते रहते हैं। जबकि हमारे केवीकेज़ के या हमारे जो इंस्टीट्यूशन जो एग्रीकल्चर के पहले से शुरुआत से ही बीएससी करते हुए, आगे बढ़ते हुए फिर अधिकारी बनते हैं। उनके पास अथाह ज्ञान है, लेकिन उस अथाह ज्ञान का सदुपयोग उस तरह से वास्तव में नहीं हो रहा है। अगर ऐसे अधिकारियों को जो कि विशेषज्ञ हैं, उनको केवीकेज़ से प्रमोशन करके हमारे जिला कृषि अधिकारी के रूप में और प्रशासन में उनको अगर उनकी भागीदारी देखें तो वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। वो बीमारियों के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्शन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में बता सकते हैं और एक अलग रेवोल्यूशन हो सकता है क्योंकि केवीकेज़ हमारे पूरे क्षेत्र में हैं, सभी जगह सभी जनपदों में हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी जो सिलसिला है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ऐसे ज़िम्मेवार अफ़सर्स को अगर वास्तव में ज़िम्मेदारी दी जाती है और क्योंकि मुझे क्योंकि एक उदाहरण हमारे सामने है। सामने उदाहरण ये है कि हमारे अ, वर्मा जी जो अब डिप्टी डायरेक्टर हो चुके हैं, योगाहार के सदस्य हैं। वो बताते हैं वो उनका फ़ील्ड वैसे एग्रीकल्चर का रीडिंग रहा है, लेकिन अब वो एक अधिकारी बने हैं तो उन्हें अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग
दायित्व दिया गया, उन्होंने उससे सीखा। उन्होंने मिट्टी के क्षेत्र में गए तो मिट्टी से पूरा सीखना पड़ा। उन्हें पेस्ट कंट्रोल के क्षेत्र में पूरा पेस्ट कंट्रोल फिर उन्होंने सीखना पड़ा और फिर निश्चित उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन जो एकदम गुरु हैं इस क्षेत्र में, जो मर्मज्ञ हैं, ऐसे लोगों को कृषि विज्ञान केंद्रों से वहाँ पे भी वो रहे, लेकिन इन संस्थानों में जो पब्लिक क्षेत्र डीलिंग के क्षेत्र में, डायरेक्शन के क्षेत्र में अगर वो आते हैं तो हमारी कृषि वास्तव में सुधर जाएगी, ये बात निश्चित है। और ये योगहार के माध्यम से भी ये रिकॉर्डिंग जैसे हो रही होगी, जो वर्मा सर ने जो बात रखी है, ये बहुत बड़ी मंत्रणा हो सकती है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी और मंत्रालय के लिए भी, कृषि मंत्रालय के लिए भी, कि ऐसे अधिकारियों का चयन उनका प्रमोशन किया जाए और उन्हें जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय स्थानों पर पोस्ट दी जाए, ताकि हमारी कृषि जिसका मंथन हम बहुत कर रहे हैं, वो विशेषज्ञ के हाथों में अगर आएगा तो हम सफलता पाएंगे। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय रोशन लाल राउत सर को, कि आप जिस चैतन्यता के साथ मार्गदर्शन देते हैं, किसानों से जुड़े हैं और एक-एक बारीकियों के साथ आगे करते हैं किसानों को। ऐसे अधिकारी, ऐसे कृषि वैज्ञानिक हम सभी को मिलें, तो हमारा देश वास्तव में फिर से सोना उगलेगा और जैविक उगलेगा। धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। मैं कुछ ज़्यादा तो क्या होता है कि ये प्रशंसा ऐसी चीज़ है कि ये बिगाड़ती है, मीठा खराब करता है। तो हम प्रयास करेंगे कि इसमें थोड़ा सा मिठास कम करके कार्यों पे थोड़ा सा वो करेंगे। और एक बार मेरा निवेदन है कि एक बार कृषि विज्ञान केंद्र क्या है और किस तरह से काम करता है, एक दिन उसी पर चर्चा हो जाए। कुछ समय निकालेंगे एक दिन, तो किस तरह से और क्या कमियां हैं, क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से उसमें सुधार और किया जा सकता है, क्योंकि सुधार हर जगह आवश्यक है। पांचों उंगलियां जी, जी आदरणीय। रोशनलाल बहुत सर जी, सर एक मिनट ले रहा हूँ बीच में, सॉरी माफ करना। जी रोशनलाल जी सर जी, आप तो ये बताओ कि केवी के ज्यादा से ज्यादा जैविक वाले हमारे जिलों में हम कैसे खुलवा सकते हैं, वो रास्ता बताओ आप तो हमें। जी जी भाई साहब, हम एक बार उस पर चर्चा करेंगे। तो एक दिन हम केवीके को ही देंगे। तो ऐसा निवेदन था सदन से। और डॉक्टर किशोर दुबे साहब काफी देर से हैंड रेज है। आदरणीय दुबे साहब से अनुरोध है कि अपनी बात रखें। धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। चर्चा में जो 2-3 बिंदु आए, एक तो आया कि किसान कई 14 घंटे 24 घंटे काम करता है, पहले 60-70 घंटे करता था, अब नई मशीनीकरण वगैरह से उसके घंटे कम हुए हैं। तो यह बदलाव खेती में ही नहीं सभी जगह आया है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है, अब घर में रस्सी से पानी निकालते थे खिराड़ी से, तो उसको व्यायाम होता है, ये 100% सबको पता है। लेकिन देहात हो या शहर हो, कहीं पे भी आजकल मशीनें लगाई जाती है और मशीन से ही पानी लिया जाता है। दिक्कत वही है, हमेशा किसानों के लिए या गांव वालों के लिए अलग पैरामीटर्स रहते हैं और शहरी लोगों के लिए या जो संपन्न लोग रहते हैं उनके लिए अलग पैरामीटर्स रहते हैं। और दोनों पैरामीटर्स की तुलना देके उस प्रकार से आर्थिक नीतियां बनाई जाती है। यह मूलतः गलत चीज है। इस अवधारणा को मैं 50 साल से अलग अलग मंचों पे बोल रहा हूँ, लेकिन वो उसमें कोई एक वाक्यता नहीं आ रही। काम को बचाना, समय यानी उसको सिंप्लीफाइड करना, छोटे छोटे मशीनों का उपयोग करना और अपना समय बचाना और वो समय बाकी चीजों में एंटरटेनमेंट करने में गुजारना, ये मनुष्य का स्वाभाविक कल है। और वो मनुष्य के स्वाभाविक कल की तरफ खेती वाला भी जाएगा और देहाती भी जाएगा। एक बिंदु। दूसरा बिंदु, कल जो चर्चा हुई थी, मैं सिर्फ उसका उल्लेख करता हूँ कि मेरा सिर्फ एक छोटा सा सजेशन था। पवन सर है यहाँ पे, तो अगले वक्त समय कल के वक्ता जब आएंगे, उनसे हम सिर्फ इतना कहने वाले थे कि उनके साथ के जो किसान है, जो किसान उस तकनीकी को स्वीकार किया है, ऐसे किसानों के इंटरव्यू, किसानों के 4-5 प्रेजेंटेशन हो और हमारे सदस्य उनसे पूछे कि सचमुच गोबर उपयोग न करते हुए भी जीवामृत बनता है नहीं बनता है, उस बारे में खुली चर्चा हो।
दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु ऐसा है सर कि केवीके के बारे में इस मंच पे कई बार चर्चा हुई है कि जैसा अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, लिमिटेशंस है, तो जैसे सरकारी स्कूल होता है और प्राइवेट स्कूल होता है, तो सरकारी अगर केवीके एक जिले में एक है, तो वैसे जहाँ पे जैसे शर्मा जी है या बावला जाट जी है या हमारे शरद भैया है, जिनकी तकनीकी प्रूव हुई है, रघुवंशी जी है, तो वहां पे पैरामीटर्स लगा के प्राइवेट केवीके खोलने के भी अगर मान्यता दी जाए तो निश्चित रूप से ये केवीके का नंबर हर जिले में बढ़ जाएगा और आसानी से काम हो जाएगा और किसान के पास में डायरेक्टली जो टेक्निक है वो किसान को ट्रांसफर कर देगा। अंतिम बिंदु ये है सर कि जो मन में कई बार गया है और कई अर्थशास्त्रियों ने भी उसको बताया है कि जो मोनोकल्चर की तरफ या लिमिटेड क्रॉप्स की तरफ लोग जाते हैं, तो इसके अलावा जैसा कि ऑयल सीड्स है या फिर पल्सेस है जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं, तो जहाँ पे सीजन आता है, सीजन के 2-3 महीने पहले ही एक 10-15 क्रॉप्स के अगर हमने जिसको एमएसपी बोलेंगे वो वैसी अगर डिक्लेयर की जाए और जो क्रॉप की जरूरत ज्यादा है जैसा कि ऑयल सीड्स है या पल्सेस है, उसको ज्यादा इंसेंटिव देके उनको परचेस करने की हमी अगर सरकार लेवे तो निश्चित रूप से राइस और व्हीट से किसान शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भी अगर अच्छे भाव मिलते हैं तो और वहां पे गारंटी से परचेस होता है, तो इस तरह की अवधारणा करने से, क्योंकि कुल मिलाकर बात आती है सर इनकम जनरेशन की। हम कितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ाए लेकिन उसमें से अगर इनकम नहीं मिलता तो निश्चित रूप से किसान उसमें शिफ्ट नहीं होगा। तो किसानों को वहां पे शिफ्ट करने का ये तरीका लेकिन ये सरकार के माध्यम से ही हो सकता है। इस तरफ से भी इसके लिए भी हमको सब मंचों से काम करना पड़ेगा। इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। दुबे साहब, आप निश्चित रूप से हमेशा अपनी बातों को पिन पॉइंट रखते हैं और जहाँ तक जो आपने बोला इस प्राइवेट स्कूलों की जगह हम उसकी तर्ज पे हम प्राइवेट कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की बात करें तो उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये पूरी तरह सेवा का भाव है और वहाँ पर आर्थिक भाव है। तो यहाँ आर्थिक स्थिति आज जैसे हम कृषि में जहाँ पर भी विशेषज्ञता है तो वहाँ पर आर्थिक गतिविधियां नहीं है, और जैसे हम डॉक्टरी मेडिकल साइंस है ये है तो इसमें आर्थिक गतिविधियां है, वहाँ पर अर्थ जुड़ा हुआ है, तो ये पैसे जो है ये तेजी से बढ़ रहे हैं, तो अर्थ यहाँ पर कम है। और निश्चित रूप से जो प्रोडक्शन सब्सिडी है वो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में दूसरे तरह की सब्सिडी है, वोट वाली सब्सिडी है। प्रोडक्शन सब्सिडी जब तक नहीं आएगी तब तक उत्पादन पर जो चीजें हैं वो नहीं आएगी। तो इन सब बातों के बीच में मैं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पवन सर जी से अनुरोध करता हूं कि आप मार्गदर्शित करें। जी धन्यवाद रोशन लाल जी। बहुत सुंदर वार्ता, बहुत सुंदर सुझाव आए हैं, बहुत अच्छा विचार है। बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, करने वालों की बस मुझे लगता है कि कमी है कि हम कब इसको शुरुआत करें और कब कौन इसको आगे लेकर के करेगा और हम में से कौन कौन क्या क्या चीज कर रहा होगा। इस पर भी अगर हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ हमारे साथी आगे बढ़ करके अपने अपने वीडियो, अपने अपने अनुभव इसको शेयर कर सकते हैं और शायद इस माध्यम से कि हम इसको अच्छी तरह से एडिट कर सकें और इसको एक अट्रैक्टिव लुक दे सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन विचारों को सुन सकें और देख सकें और उसके आधार पर अपने कार्यों में भी परिवर्तन लाने का प्रयास करें। मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में एक जिले में मैं गया था अभी कुछ माह पहले, 2-3 माह पहले की बात हुई। वहाँ के मैं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से मुलाकात हुई, ऐसे ही इनफॉर्मल बातचीत हो रही थी। तो वहाँ पर मेरी एक मुलाकात एक लड़की से हुई जो अभी कॉलेज से नई नई आई थी और उसने अपनी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग ही उसकी आए हुए 2-3 महीने ही हुए थे, लेकिन उस लड़की के विचार बहुत अच्छे थे, उसके विचारों में स्पष्टता थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब ये बीज बांटते हो या दवाई बांटते हो तो आपके कैसे अनुभव रहते हैं? किसान आपके पास आते हैं या आपको किसान के पास जाना पड़ता है? ऐसे ही सामान्य चर्चा मैं जब कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक नई चीज बताई। उन्होंने ये बताया कि पहले हमारे विभाग में
जो पहले बीज और बाकी फर्टिलाइजर या बाकी सब चीजें जो भी चीजें थी प्रचलित काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो पाती थी, और हमारे पूर्व में जब मैं नहीं भी थी यहाँ पर, तो ये लोग आकर के मतलब हमारा डिपार्टमेंट इसी चीज में काफी व्यस्त रहता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। तो मैंने पूछा कि अब क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने कहा कि सरकार की लाडली बहन योजना ने सारे संसाधनों को डाइवर्ट कर दिया है, तो हमारे विभाग पर भी प्रभाव पड़ा है, बाकी विभाग पर भी प्रभाव पड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, या जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, या जो इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, कुछ समय पहले उन्होंने कहा था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो विकास योजनाओं के लिए जो आर्थिकी है, आर्थिक पैसा है, उसका डाइवर्जन को हम देखने को देख पा रहे हैं। अब महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना में सबको 2,500 रुपए का प्रॉमिस किया था, उसको दे भी दिया, तो वोट बैंक जो है सुनिश्चित हो गया। अब इसका प्रभाव कृषि पर क्या पड़ रहा है, कैसे उसका चीज पड़ेगी, ये देखने को मिल रहा है कि लोग परेशान हो रहे थे कि पहले तो ऐसा होता था, अब नहीं हो रहा है। लेकिन वोट बैंक के नाम पर 50% वोट तो आपका सुनिश्चित करने की तरफ तो सरकार अग्रसर हो गई है। अब इस समस्या का क्या समाधान है, इसको कैसे करें? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक को सबसे पहले देखती है और उसको बचाने का प्रयास करती है, उसके लिए फिर बाकी नीतियां भी उसी के अनुसार बनती हैं। तो ये हमारे जो किसान जैविक खेती कर रहे हो या केमिकल आधारित खेती कर रहे हैं, उसमें सबके लिए जो उनको इनपुट पहले मिलते थे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या अन्य चीजों में, जो पहले ज्यादा मात्रा में थे, उसमें अब कमी आ गई, काफी कमी आ गई, 90% कमी आ गई। तो ये जो लड़की थी जो नई नई ऑफिसर बन के आई थी, इसको बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि अब मैं ऐसे, अब हम क्या करें, क्योंकि उसने तो पहले जो देखा होगा, सुना होगा और बताया होगा, तो एक अचानक डिपार्टमेंट में अब उन्हीं किसानों के पास जो है किसानों से जब वार्ता करते हैं तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है कि आप हमें इनपुट्स नहीं मिल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो हमारे कार्य है, हमारे मतलब कि सरकार की जो नीतियां हैं, वो ज्यादातर वोट बैंक के ऊपर ज्यादा रहती है, और उसको बाकी तरीके से अपने कार्यक्रम को चलाने का प्रयास करती हैं। तो इस विषय पर आने वाले दिनों पर हम अगर चर्चा करते हैं, और ये जो समस्या मुझे 1-2 घंटे वार्तालाप करने के बाद मिली, ये मेरी समझ में आई थी, तो क्या ये सभी जगह ऐसा हो रहा है या कुछ ही जगह पर ऐसा हो रहा है, या मैंने जो सुना वो मैंने नहीं गलत तो नहीं सुना, या मेरी समझ में तो नहीं आया। इस चीज पर भी जो सरकार के साथ, कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार के साथ हमारा जो सामंजस्य है या तारतम्य है, या सरकार की योजनाओं के प्रति जो रुझान है, तो हम एक समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, उसकी वजह से दूसरी समस्याओं को वो जन्म लेती है। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि हम सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए पानी की पंपिंग करने लग गए हैं। अब उसका प्रभाव यह है कि लग रहा है कि पानी, बिजली फ्री है तो पानी भी फ्री है, तो लेकिन आपका ग्राउंड वाटर पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कई जगह पर देखने को मिल रहा है, और इसका प्रभाव नकारात्मक ही नजर आ रहा है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इन विषय पर मुझे लगता है कि आने वाले समय पर हम निश्चित रूप से चर्चा करें, बातचीत करें, और ये देखें कि ये जो योजनाओं का जो कार्य चल रहा है, योजनाओं के प्रति जो सरकार का रुझान चलता है, या वोट बैंक के प्रति जो सरकार का रुझान चलता है, वो चाहे कोई भी सरकार हो, अब तो सब जगह की सारी सरकार का एक ही रुझान है कि किसी प्रकार से अपनी जो है वोट बैंक को मजबूत करते हुए हम सत्ता में काबिज रहें, और जो ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो चाहे छूट जाए। ये हो सकता है कि कुछ पार्टियों की ये शॉर्ट टर्म रणनीति हो, कुछ की ये लॉन्ग टर्म रणनीति भी हो सकती है, लेकिन अभी प्रचलन जो है उसी चीज का है। इस बिंदु पर विचार करने के लिए आने वाले दिनों पर अगर हम चर्चा करते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ और रास्ते या समाधान की तरफ हम बढ़ने का प्रयास कर पाएंगे। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय।
निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन बहुत प्रेरणाकारी होता है और ये वास्तव में अब राष्ट्रीय समस्या होते जा रही है कि जो रेवड़ियां हैं ये जो सिस्टम को जो वास्तविक रणनीति है जो होना चाहिए राष्ट्र विकास की और ग्राम विकास की उससे विमुख होते जा रही हैं। और निश्चित रूप से ये जो पहले जो ग्राम सेवक जो हम ग्राम सेवक बोलते थे कृषि विभाग के अधिकारियों को, तो वो जो जितना बांटते थे, अब जो नया अधिकारी आता था वो तो उनको ये बोलते कि पहले वाले साहब तो खूब देते थे, आपके उसमें अब बीजे ही नहीं है तो आप लोग खा जाते हो। तो ये भी एक चीजें होती है, कई तरह की जो समस्याएं हैं। तो निश्चित रूप से करने को बहुत सारी चीजें हैं और कार्यों में इन बिंदुओं पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। क्या किस तरह से देश आगे जाएगा, किस तरह से हमारी खेती आगे जाएगी।